स्वागत है आप सभी का द प्रिंट में। हमारे साथ आज चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी, एक तरह से कहा जा रहा है कि सिर्फ की राजनीति की नहीं, दलित राजनीति की ही नहीं, पर पूरे देश भर में एक उभरते हुए सितारे राजनीति के माने जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी, हम थोड़ा सा राजनीतिक आपके जीवन से पहले जानना चाहते हैं। आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपका बचपन किस तरह से बीता, और आप कैसे कैसे आपके जिंदगी में क्या पड़ाव आए जिनकी वजह से आप दलित आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। हमें वो थोड़ा अपने पहले बचपन वाले जीवन के बारे में बताएं। ये जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, ये वैचारिक आंदोलन है और ये शुरू हुआ 600 साल पहले। उससे पहले एक बार पहले पुणे स्टार्ट हुआ 2000 साल पहले, जब बुद्ध ने इसको शुरू किया। फिर जो है ये सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का सदगुरु रविदास जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। फिर गुरु नानक देव ने, फिर उनके साथ कबीर दास जी ने, और फिर अगर हम 100-200 साल के अंदर की बात करें तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज ने इसको शुरू किया। फिर उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम इतने बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया। महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, मान्यवर काशी राम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, कयूम अंसारी जी भी इसका एक हिस्सा है, डॉक्टर फरीदी भी इसका एक हिस्सा है। तो हम वंचित वर्गों के तरक्की का, उनको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिले, बुनियादी उनके सुविधा उनके घर तक पहुंचे, जो उनके हालात हैं उनको वास्तविक उसी तरह से पटल पे रखा जाए, उनके साथ गद्दारी ना हो कि उनके हालात कुछ हैं और वो पार्लियामेंट में आके आप या असेंबली में जाके कुछ कहो। ये एक लंबे समय से ये बात, इस पे चर्चा चल रही है। तो मैं तो बचपन से ही मैंने सामाजिक असमानता का शिकार हुआ हूँ मैं, और ये मैंने मतलब मैं लोगों के लिए तो दूसरा है, दूसरे के लिए कि भाई किसी की जिंदगी बीती हो, मैं तो खुद इसका शिकार हुआ हूँ सामाजिक असमानता कुछ का। भी एक दो अगर हाथ से आप हाँ, अपने बचपन के बता सके, जो आपके जो ये आपके सच है, साथ जिनके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी है, और ये मैंने स्कूल के दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर देखा, जिसका और कहीं हम पे बस नहीं चलता। वो हमें जाति के आधार पर अपमानित करने का प्रयास करता है। तो स्कूल में ऐसे कई सारे किस्से हुए, जिसके बाद हमने उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन भी खड़ा किया। उसका परिणाम हुआ कि झूठे मुकदमे भी झेलने पड़े। फिर उसके बाद सहारनपुर की घटना है जो घड़कौली की है, तो स्कूल से ही हाँ, आपने शबीरपुर की घटना है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में जो है एक बहुत बड़ी लाइन खींच देती है। और मैं तो मैंने स्पेशली 2013 में, जिसने मेरे फादर की डेथ हुई, उस दिन मैंने ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मैं अपना आगे का जीवन इस मूवमेंट में, लंबा उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय इस मूवमेंट में दूंगा। और वो समय मैंने दिया भी। फिर उसके बाद मुझे कई बार जेल जाना पड़ा, लाठियाँ खानी पड़ी, मुकदमे झेलने पड़े। बहुत सारे आंदोलन हमने दिल्ली में भी किए, 13 पॉइंट रोस्टर का हो, प्रमोशन रिजर्वेशन का हो, 2 अप्रैल का हो। उसके साथ और साथ आपने जो एक है, तरह से जेल से पार्लियामेंट का सफर तय हाँ, किया है, जो है, यस और यस एनएसए में एग्जैक्ट। मैं दिल्ली में भी 2 बार रहा, तिहाड़ में। जी। जब एक बार दिल्ली में गुरुघर तोड़ दिया गया सतगुरु रविदास जी का, उसके बाद जो है एनआरसी के मामले में मैं यहाँ रहा। मैंने खूब लाठियाँ खाई। मेरी रीढ़ की हड्डी भी जो है उसमें भी गैप हो गया, मेरे नाखून तक खींच ले गए, मेरे दांत तक तोड़े गए, बहुत जुल्म मैंने सहा। लेकिन मैं कभी भी राजनीतिक इच्छा के लिए इस आंदोलन में नहीं था। हमारा ये आंदोलन लोगों को जागरूक करने का आंदोलन है। जैसे आप इस तरह समझिए कि भारतीय संविधान से देश चल रहा है, इस बात को हर कोई कहता है। अभी पूरा चुनाव संविधान के आधार पर लड़ा गया कि संविधान खतरा है, संविधान से चला जाएगा, संविधान से वो चला गया। लेकिन संविधान जानते कितने लोग हैं? अगर हम एक सर्वे करें तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि 90% लोग संविधान को नहीं जानते संविधान में है क्या। बहुत सारे नेता नहीं जो पार्लियामेंट में, वो नहीं जानते। बहुत सारे जो मौजूद हैं और बहुत सारे जो चले गए वो भी नहीं जानते हैं। बहुत सारे मंत्री नहीं जानते हैं कि आपकी मॉरल ड्यूटी की, आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है। तो जिस दिन, मैं मानता हूँ जिस दिन भारतीय संविधान सिलेबस में चला जाएगा। पर थोड़ा सा हमें समझाइए कि कांशीराम जी की, जिनकी आपने अभी बात करी, और एक तरह से आप उनको उनकी राजनीति का सक्सेसर भी देखते हैं। दलित राजनीति जो है और दलितों की जो आकांक्षाएं हैं, वो उस दौर से इस दौर में किस तरह बदली हैं, और अब अगर आप कांशीराम जी को आप अपने आप को उनका सक्सेसर मान रहे हैं, तो आपको क्या चीजें उनके जैसी करनी होंगी और क्या चीजें उनसे अलग करनी होंगी। द प्रिंट को अपना चरित्र बदलना चाहिए और अपने चेहरे को और साफ करना चाहिए। आदमी जिस जाति में पैदा होता है ये उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था। लेकिन किसी को सिर्फ दलितों तक सीमित करना, ये चरित्र जो है मीडिया का, ये बड़ा खतरनाक है। इसी चरित्र की वजह से मीडिया के, देश की सरकारें तानाशाह हो गई और उनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।
मैं दलितों में पैदा हुआ हूँ, चमार जाति में, क्योंकि देश में जाति व्यवस्था मैं ओपनली आपको बताता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं लड़ता हूँ। बिल्कुल। मैंने इस देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी लड़ाई मैंने ना लड़ी हो। और मुझे सिर्फ दलितों ने वोट देके जिताकर नहीं भेजा। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। मेरे यहाँ 16 लाख वोट है, मैं 16 लाख वोटर का प्रतिनिधि हूँ। मेरे कंधों पे उनकी जिम्मेदारी है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। उसके साथ साथ मुझे 52% लोगों ने वोट किया है। 10 लाख वोट मेरे यहाँ पड़े हैं, मुझे 52% लोगों ने वोट किया। उनकी उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो आप मुझे सिर्फ अगर दलित चैप्टर पे क्लोज करना चाहते कांशीराम हैं, जी भी उस तरह से नहीं झूठ थे। है, आपकी जानकारी वो कम है। नहीं थे, वो तो बहुजन समाज हाँ, की तो बात फिर कर आप रहे मुझे थे। फिर आप कमाल है, जब काशीराम जी की लेगेसी और सक्सेस पे आप बात कर रहे हैं तो फिर आप दलित पे चले जा रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपकी हिम्मत और द प्रिंट की तो छापे मोदी अपनी जाति के नेता हैं या अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, या राहुल गांधी अपनी जाति के नेता हैं या अपनी जाति के बारे में सोचते हैं। ये बड़ा मीडिया का दुर्भाग्य है कि वो अभी भी इस चश्मे से बाहर नहीं निकल पाए। आप तो बहन हो, मैं आपको कहता हूँ कि एक महिला सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है और वो पुरुषों का भी कर सकती है जाति धर्म से ऊपर उठ के। लेकिन अगर वो उसको जाति में ही, नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने इतने लंबे समय तक बहन जी, माननीय बहन जी को भी आपने दलितों की नेता बना कर रखा, जबकि उन्होंने अपना नारा भी सर्वजन सुखाएगा। जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सामान्य जाति के, उनकी पार्टी में उनका उनका एक एमएलए वो भी अपर कास्ट का है, लेकिन आप उनको दलित नेता के टैग से हटाना ही नहीं चाहते। ये एक मीडिया का चरित्र है, बड़ा खतरनाक है। मैं काशीराम साहब के विचारों का संग्रह करके विचारधारा के आधार पर मूवमेंट चला रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और तमाम न्याय पसंद लोगों की, तमाम बहनों की, भाइयों की, किसान मजदूरों की लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे थे और अब भी लड़ेंगे। आप सपा का जो इस बार एक्सपेरिमेंट रहा, जो पीडीए का एक्सपेरिमेंट था, उसको किस तरह से देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि एक सस्टेनेबल एक्सपेरिमेंट है यूपी की राजनीति में? और क्या आप आगे चल के सपा से हाथ मिला पाएंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो ये बहुत मजबूत गठबंधन बन सकता है आपका, सपा का, कांग्रेस का। पहली बात तो उस पीडीए में डी कहाँ था? आप पूरा रिसर्च होगा आप पे, तो मुझे डी बताओ कहाँ था। अगर अयोध्या की बात करें तो जो अयोध्या में जिस सीट पे उन्होंने भाजपा को हराया है, जो कि इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, वो अब तो क्या उस डी की हैसियत है कि पार्लियामेंट में अपने वर्ग के लिए आवाज उठा दे? ये डी वही तो है, उनकी पार्टी से जीते हुए डी, जिन्होंने प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया था, ये वही डी है ना। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, समाजवादी 2022 में एक बहुत बड़े अलायंस के जरिए लड़ी थी और उनकी क्या हालत हुई थी, ये जिससे कि किससे छिपी भी नहीं है। और जिनके बारे में आप बात करें, उन्होंने एडी चोटी का जोड़ लगाया उस अलायंस ने चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा हराने के लिए। नगीना में 1 लाख से ज़्यादा वोट डिस्टर्ब किए कि चंद्रशेखर आजाद हार जाएं। वो कौन सा पीडीए, और पीडीए की डी की सबसे सशक्त आवाज को, पीडीए की नहीं, पी डी ए और एम, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, आदिवासी, महिलाओं, किसानों, मजदूरों की सबसे सशक्त आवाज को वो हराने गए। वो कौन से संविधान के समर्थक हैं? उन्होंने एडी चोटी का जोड़ लगाया मुझे हराने के लिए, और जो एडी चोटी का जोड़ लगाए उनका आज मुझसे आंखें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं बन पा रही, क्योंकि उनको लगता था कि वो मुझे हरा देंगे। लेकिन नगीना की महान जनता मेरे साथ थी और नगीना की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं फिर आपसे कहता हूँ, हमने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जरिए अपनी जिम्मेदारी अदा की। काशीराम साहब कहते हैं मुझसे गलती हो जाए आप गलती मत करना। उन्होंने गलती की हमें नुकसान पहुंचाने की, लेकिन हमने गलती नहीं की। हमने भारतीय संविधान विरोधियों को, जिस समाज ने मेरे एक इशारे पे मुझे वहां वोट किया और बीएसपी जैसी पार्टी को, पुरानी पार्टी को 1% वोट दिया, उन्होंने मेरे इशारे पे, मेरे कहने के बाद देश भर में संविधान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराओ अभियान के तहत लोगों ने वोट दिया। अब आने वाले कल में 2027 में आप देखना कि वो वापस आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये जो एक बड़ी लड़ाई थी, उस बड़ी लड़ाई में हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी थी। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। जो बसपा का आप आज स्टेटस देखते हैं, उनका जो वोट शेयर है और कम हो गया है, क्या आप मानते हैं कि जो कांशीराम जी ने आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन के नजरिए से देखना कि बसपा किस तरह कोलैप्स कर गई है, Yes. क्या वो सेटबैक है उस आंदोलन के लिए? इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो बीएसपी जिसकी देश भर में लोकसभा की सीटें आती थी, विधानसभा की सीटें आती थी, आज अपने ही प्रदेश में जहाँ 4 बार सरकार रही है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार, वहाँ 1 सीट पे है और लोकसभा में 1 भी सीट नहीं जीत पाई। पिछली बार उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद ने हरवा दिया, इसलिए तो मैं इस बार जो है 2 ही सीट लड़ा, तो 78 सीटें वो कितनी जीती। और जिन 2 सीटों पर हम लड़े, वहाँ दलित समाज का, पिछड़े वर्ग का क्या रोल था, आप इसको समझिए। हमारी सीट पर उनको 1% वोट मिला और एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं 1 सीट और लड़ा और आखिरी टाइम पर लड़ा, तो हमें 9% वोट मिला डुमरियागंज पे, 80,000 से ज़्यादा वोट मिले और उनको 3% वोट मिला। वो समय बदल गया है। एक लंबे समय तक माननीय बहन जी हमारी नेता है, उन्होंने हमें सींचा, बहुत हमारा सहयोग किया, बहुत समाज को आगे बढ़ने का हौसला, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। अब वो कमजोर हो रहा है लगातार। आज की परिस्थितियों में, आज की भाजपा से टकराने के लिए आज की सोच के लीडर्स की जरूरत है, जिसमें वो फेल हुए हैं। और मैं उनको बिल्कुल ये नहीं मानता। उन्होंने अपने समय बहुत काम किया है
और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है उनका जो अधूरा काम रह गया उसको आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग पूरा करें। चंद्रशेखर जी, मेरा आखिरी 1 या 2 सवाल कि ठीक है। एक बसपा के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या आकांक्षाएँ हैं पिछड़े समाज की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, जो वो कैप्चर नहीं कर पा रही हैं? क्यों आपको लगता है कि ये आंदोलन इतना बड़ा जो उन्होंने शुरू किया था, वो कहाँ फेल हुए इस बार? इस बार देखिए, नहीं, पिछले कितने मेरी सालों से? पूरी एनर्जी आज़ाद समाज पार्टी पर है। जी। मेरा पूरा संघर्ष आज़ाद समाज पार्टी के जरिए इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने में और उनकी समस्याओं को हल करने पे। मैं किसी दूसरी पार्टी के विषय में, जी। जिसका मैं मेंबर भी नहीं हूँ और जिनके आलोचना है उसी चीज़ पे मेरा कोई ध्यान भी नहीं, उन पे मैं बहुत एनर्जी नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं पूरी एनर्जी मेरी आज़ाद समाज पार्टी मूवमेंट में है और मेरा पूरा आस्था विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी बहुत जल्द बड़ी पार्टी बनेगी और जो महापुरुषों का सपना है काशीराम पर साहब, बाबू लेकिन साहब वो को पूरा बी होगा। टीम बोला जाता है ये भाजपा मैं की इसका या समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए, इसका मैं तथ्यात्मक जवाब देता हूँ। अभी 17 सीटों का बहुत एक वो चला कि भाई 17 सीटों पे बसपा की वजह से अलायंस हार गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ अलायंस के लोग ये बताएं और आप भी मीडिया के लोग बताएं कि चलिए माने बहन जी उस अलायंस में नहीं गई तो लेकिन और उसका अल्टरनेट उन्होंने किसको स्वीकार किया? बहन जी आई नहीं और उन्होंने हमें हराने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगा दी, तो वो किसी को उभरने नहीं देना चाहते हैं। तो वो ठेकेदार थोड़ा ही है, वो ठेकेदार नहीं है कि भाई वो तय करेंगे कौन हारेगा जीत। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का। अब हम हमारे यहाँ जो उन्होंने वोट लिए, इस बात को मैं मानूं कि उन्होंने जो है कि भाई उनको मैं अधिकार छीन लेता कि वो ना लड़ते। उनको लोकतंत्र में अधिकार है, वो लड़े। अब हार जीत का फैसला तो जनता करती है, तो कोई किसी की बी टीम नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर इतने ही वो थे तो तब हम मानते कि वो बराबर सम्मान से आजाद समाज पार्टी को इन्वॉल्वमेंट करते कि चलो बहन जी नहीं आ रही है तो एक और जो पार्टी है जो बहुजन हितैषी पार्टी है हम उसको साथ ले लें। लेकिन उन्होंने तो ऐसा तो नहीं किया, वो तो एडी चोटी का जोड़ लगाया हराने के। इसका मतलब वो उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इस बात को जनता भी देख रही है। और बहन जी की ने अपना जो फैसला लिया उनकी पॉलिसी पे, उन पे ज़्यादा हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी नेता, उनका कद हमसे बहुत बड़ा है। जी। अभी तक जो मेरा आखिरी सवाल जो हमने देखा है, आप परहैप्स इकलौते नेता हैं जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स अभी भी करते हैं। आप सिर्फ घर में या कमरे में बैठकर राजनीति नहीं करते, आप सड़क, अब आप एमपी बन गए हैं, अब आप पार्लियामेंट में होंगे। क्या आपकी पॉलिटिक्स में हमें कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मेरे पास ज़्यादा रिसोर्स हैं, अब मैं ज़्यादा सड़क पे जा सकता हूँ। सड़कों की लड़ाई में कभी छोड़ने वाला ना पहले था ना अब था। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब मैं चाहूँगा प्रिंट इसको जो है इसको लिखे कि 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि मैं खेती किसानी वाली धरती से आता हूँ, किसानी बेल्ट से आता हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा किसानों को एमएसपी गारंटी का जो समस्या है वो जल्द से जल्द हल हो। और मैं क्योंकि किसान परिवार से मैं जानता हूँ, जहाँ से मैं जीत के आया वहाँ गंगा वहाँ से निकलती है। वो गंगा वहाँ से गुजरती है। गंगा से बाढ़ को और कई नदियों से बाढ़ की बड़ी समस्या होती है, किसान की पूरी फसल बह जाती है। उसका मुआवजा जो है किसान को रुपये के हिसाब से मिलता है, कोडियों के हिसाब से। एक मजाक उड़ाया था किसान के साथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसान परिवारों की समस्या, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे मुआवजे की हो, उन सब पे हम लोग लड़ें। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा जिसको नकारा गया, जो पुलिस है वो बहुत ईमानदारी से अपने कंधों पे जो है देश की जिम्मेदारी को उठा, सुरक्षा हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो। तो पुलिस जो है, हमारे यहाँ की पुलिस जो है वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेट हो गई है। कई कई वो 24 घंटे, 48 घंटे, 60 घंटे तक उनको काम करना पड़ता है। मेरा ये मत है कि हमें इंडियन पुलिस एक्ट में अब बदलाव करना चाहिए और 8 घंटे की ड्यूटी पुलिस की करनी चाहिए अरे और वाह! 1 दिन की छुट्टी भी उनकी रखनी चाहिए। मैं उनके लिए लड़ूंगा, क्योंकि उनके बच्चों को भी ये सर्वाइव करना पड़ा। जैसे राजनीतिक लोग, पावर है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सत्ता में पावर है, किसी अधिकारी से हम खुश नहीं तो हमसे जबरदस्ती गलत काम कराना चाहते हैं, वो नहीं करता तो हम उसको हटा देते हैं, तो उसके परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं चाहता हूँ हर दिन परिवार अपने परिवार के पास चला जाए। तो 8 घंटे की ड्यूटी, वो भी इंसान है, उनकी परेशानियों को भी समझना। उनकी वेतन विसंगति बहुत है, उन वेतन विसंगतियों के हिसाब से जो है हम उनको जो है करप्ट भी बोलते हैं, तमाम तरह चीज़ें बोलते हैं उनके ऊपर। मैं मानता हूँ कि जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनको वो फ्रस्ट्रेट ना हो। तो मैं इसलिए पुलिस उसमें और किसानों के हित में और न्यूनतम वेतन जो है मजदूरों को जो मिलने वाला वो तय हो जाए और उद्योग धंधे मेरे क्षेत्र में लगें अच्छे, जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, इंडस्ट्रियल एरिया जो लग के और कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को रोजगार मिले, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ मेरे यहाँ बने, बाढ़ की समस्या से मुक्त हो और कानून व्यवस्था अच्छी हो। इसके लिए भी लगातार मैं प्रयास करूँगा पार्लियामेंट के जरिए। और देश स्तर पर अगर कहीं भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होगा,
सरकार किसी की हो, न जाति और धर्म से ऊपर उठ के मैं उस बहन की आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष करूंगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, ना जाति देखूंगा ना धर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी हम सब लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में भी सुरक्षा का माहौल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे सरकार को मजबूर करें कि यहाँ बहन बेटियां रात को 12-1 बजे भी घूम सके। और दिल्ली में जैसे हादसे निर्भया के साथ हुए, या नागल की बेटी के साथ हुए, या नए साल पे एक बेटी के साथ हुए, ऐसे हादसे ना हों, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बीच में जब हम बात कर रहे थे संविधान के आधार पर जागरूकता अभियान, यानी कि संविधान अगर सिलेबस में आ जाए, लोग अपनी ड्यूटी समझ लें। जैसे एक उदाहरण ये कि लोग हेलमेट पहनते हैं, तो लोग हेलमेट इसलिए पहनते पुलिस चालान ना काटते, पनिश ना करते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, जबकि वो हमारी सुरक्षा के लिए। तो अगर हम इसको समझाएं, कानून कोई भी बने तो वो जनता को उस तरह समझाया जाए, जनता के ऊपर थोपा ना जाए, तो शायद जनता उस कानून को समझेगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। ना नेता जागरूक है, ना अधिकारी जागरूक है, ना कर्मचारी जागरूक है, सब लोग संविधान का वायोलेशन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं संविधान से देश चल रहा है। संविधान के आगे माथा टेकने से काम नहीं चलेगा। संविधान को पढ़ के, पढ़ाकर और संविधान के आधार पे देश चलाकर ही मुझे लग रहा है भारत तरक्की पे जा सकता है, सोनशीला बन सकता है। हम इसमें पाठशाला के जरिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम वुमेन एजुकेशन पे बहुत गांव तक ले जा रहे हैं, जहां पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं, गांव में जाकर उनको पढ़ाने का काम करते हैं। अब हम अब राजनीतिक शक्ति के जरिए हम इसको करेंगे और सरकार को भी कहेंगे कि इस देश में समान शिक्षा लागू कर दें, कि किसान का बेटा हो, मजदूर का, या करोड़पति या उद्योगपति का बेटा हो, एक ही स्कूल में पढ़ाई हो और वो पढ़ाई इतनी आसान और सरल हो, मुफ्त हो, कि वो अपने सपनों को जी सके। पैसे कमी के कारण बहुत सारे लड़के बच्चे सोच रहे हैं। अब नीट का मामला आप देख लीजिए कि नीट की वजह से कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैंने आज ही अपनी बात रखी कि भाई इस परीक्षा को आपको दोबारा करना चाहिए, इसका मूल्यांकन दोबारा करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। ऐसी कई भर्तियां जिनमें पेपर लीक हुए हैं। साथ साथ हमें हेल्थ को भी एक बहुत बड़ा इशू समझना चाहिए। हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा पैसा जो है हेल्थ पे लगना चाहिए, जैसे दूसरी कंट्रियों का लगता है। आज हमारे यहाँ पैसे वाला आदमी चला जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? जैसे मैं जहाँ से आया वहाँ एक भी हायर सेंटर नहीं। अगर कोई बीमार हो जाएगा, अचानक कोई परेशानी हो जाएगी तो कहाँ जाएगा? इतना दिल्ली आएगा, मेरठ आएगा, इतना तो मर जाएगा। तो हायर सेंटर, और उसके लिए भी सबके जीवन का मूल्य है, चाहे वो माँ झोपड़ी वाली माँ हो या बड़े घराने वाली माँ हो, सब माँ अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, सब बहनें अपने भाइयों से प्रेम करती है, सब बच्चे अपने पिताओं से प्रेम करते हैं, सबकी जान का मूल्य है। इसलिए हमारे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन, दो विषय पे इतना स्ट्रॉन्ग काम होना चाहिए कि ये दोनों इतने आसान हो जाएं कि गरीबों का भी वही इलाज मिल सके जो अमीरों को मिल रहा है। इन सब मुद्दों को उठाने के लिए आपको बहुत सारे विधायक चाहिए होंगे, बहुत सारे सांसद चाहिए होंगे। 2027 का आपका क्या प्लान है? क्या अभी उपचुनाव आ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी सभी उपचुनाव लड़ेगी और सब कहीं, जैसे मंगलौर में उपचुनाव है, तो हम उत्तराखंड में भी कोशिश करेंगे हमारा प्रतिनिधि जाए, आवाज़ उठाए। हम सभी सरकारों को टच करेंगे और हम यहाँ पर भी यूपी के भी सभी उपचुनाव लड़ेंगे, बिहार का भी उपचुनाव लड़ेंगे, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के जाएं। यूपी तक सीमित पार्टी बिल्कुल नहीं, हम यूपी तक सीमित पार्टी है ही नहीं। मध्य प्रदेश में हमने इतने अच्छे वोट हासिल किए, बहुत कम वोटों से हम कई सीटें हारे। और राजस्थान में तो हम 3 सीटें जो हैं बहुत कम मार्जिन से हारे, 5,000, 7,000, 11,000, और 11-12 सीटों पे हम 3 नंबर पर रहे। तो आज़ाद समाज पार्टी एक ब्रॉड पार्टी है, एक ब्रॉड बेसिस पे काम करे। उत्तराखंड में हम बहुत कम वोटों से कई सीटें हारे। हम बिहार लड़े थे, 7-7, 8-8 हज़ार हमें वोट मिला था वहाँ। तो मैं आपसे फिर ये स्पष्ट करूंगा, आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक बड़ा संगठन है। हाँ बिल्कुल, अब वो नैरो मीडिया का देखने का नजरिया है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आज़ाद समाज पार्टी मेहनत करके सफलता हासिल करेगी, सूरज निकलेगा तो सबको दिखेगा। चंद्रशेखर जी, मैं जानती हूँ आपको अब जाना होगा, पर अगली बार जब हम मिलेंगे मैं कोशिश करूंगी आपके साथ नगीना आऊँ, देखूं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं नेता के पीछे जो इंसान है उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। आप अपने बचपन के बारे में बताएं, फैमिली के बारे में बताएं। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को उसमें भी बहुत इंटरेस्ट होगा। तो जब आपके पास समय होगा तो हर आदमी की अपनी जिंदगी होती है और उसके सपने होते हैं, उसकी ख्वाहिशें होती हैं, व्यक्तिगत सुविधा का जीवन जीने का सबका दिल होता है। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली 28 जून को, यही महीना था, मेरी लाइफ में इस तरह के इश्यूज हैं। 8 जून को मैं गिरफ्तार हुआ, 16 महीने जेल में रहा। 28 जून को मुझे गोली लगी, मेरी जान बाल बाल बची, और आज 4 जून को मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। जिस दिन मुझे गोली लगी उस दिन मैंने तय कर लिया कि आज के बाद मैं अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं जीऊंगा, मैं अपने सारे सपने, सारी सुविधाओं को ख़त्म कर दूंगा और मेरा पूरा जीवन महापुरुषों के आंदोलन को ताकतवर बनाने और उस आंदोलन के जरिए जनता के हितों के लिए होगा। इसलिए अब चंद्रशेखर आज़ाद का जो पूरा बहुजन समाज चंद्रशेखर आज़ाद का परिवार है, और मैंने अपनी बहन को ये वादा किया है कि मैं बहुत जल्द डिटेल में उनसे घंटों बात करके उनके इंटरव्यू को मजबूत बनाऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास समय कमी, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर। मैं द प्रिंट के दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।